स्वागत है बच्चों आपका अपने इस नए यूट्यूब चैनल संजय सर विद ज्योग्राफी में। जैसा कि बच्चों हमारा अध्याय नंबर 1 चल रहा है जनसंख्या। इसमें हम लगभग आज लास्ट टॉपिक में पहुंच चुके हैं। इसमें हमने जो अध्ययन किया जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि, संगठन, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और मुख्यतः हम इसमें अध्ययन कर चुके हैं जनसंख्या का, वितरण का और जनसंख्या वृद्धि का, संगठन का। जो आज हमारा पूरा टॉपिक चलेगा इसमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता, लिंगानुपात और जनसंख्या वृद्धि दर, हम इसका अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ बच्चों इसमें 2 पॉइंट और थे जो आपको मैं बताना भूल गया था, इसको यहाँ पर अब मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पहला पॉइंट ये था बच्चों, इस सूत्र को आप लिख लीजिएगा। काय घनत्व बराबर क्या होता है? कुल जनसंख्या बट्टे निवल कृषि क्षेत्र। और जो दूसरा है कृषि घनत्व, इसका जो सूत्र बच्चों है कुल कृषि जनसंख्या बट्टे निवल कृषि क्षेत्र। यानी आप इस सूत्र को लिख लीजिएगा। ये पहले मैं भूल चुका था बताना। और इसमें एक और चीज़ है उसको भी बता देता हूँ यहीं पर। वो ये चीज़ है वेबसाइट संवर्ग। यानी वर्ष 2011 की जनगणना ने भारत के श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा है। वो कौन कौन से वर्ग हैं? पहला हो गया कृषक हो गया, उसके बाद कृषि मजदूर हो गया, उसके बाद घरेलू औद्योगिक श्रमिक हो गया, उसके बाद अन्य श्रमिक। आप इस चीज़ को यहाँ से लिख लीजिए और थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ लीजिए। तो हम शुरू करते हैं अब वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, साक्षरता और लिंगानुपात आदि को। जैसा कि बच्चों आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा भारत की जनांकिकी, ये मेरे द्वारा बनाए हैं कुछ नोट्स हैं। वैसे हम जनसंख्या का इतिहास तो पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसको भी यहाँ देख लेते हैं। किसी भी देश की संपूर्ण जनसंख्या एवं उसके क्रियाकलापों को उस देश का सामाजिक पर्यावरण कहा जाता है। भारत का सामाजिक पर्यावरण बहुत वृहद और सघन है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% पर फैला है। यानी कुल विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वह है 2.4% है। जबकि यहाँ पर विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी जो पूरे विश्व की जनसंख्या है उसमें 17.5% जनसंख्या केवल भारत में ही निवास करती है, जो ऑस्ट्रेलिया जैसे बृहद देशों से 40 गुना ज़्यादा है। जैसे कि आपने पढ़ा था उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब महाद्वीपों को मिला के क्या भारत की जनसंख्या इन सबसे ज़्यादा है। भारत में जनगणना अंग्रेजों द्वारा आरंभ की गई थी। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये थोड़ा और पढ़ लेते हैं। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा भारत के आर्थिक संसाधनों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कराई गई थी। यानी जो भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और उसने क्या किया था उस समय, जो हमारे आर्थिक संसाधनों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए ही सर्वप्रथम ये जनगणना करवाई गई थी। फिर नीचे है जनगणना कराई गई थी, परंतु भारतीय इतिहास में इस जनगणना को सुनिश्चित जनगणना नहीं माना गया था। और नियमित जनगणना की दृष्टि से भारत की जो पहली जनगणना हुई थी, यानी जो हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होना शुरू हो गया था नियमित क्रमबद्ध रूप से, वो कब हुई? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। बच्चों वैसे मैं आपको ये सब चीज़ें पहले बता चुका हूँ जो मैंने फर्स्ट वीडियो बताई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम पढ़ रहे तो सोचा कि इसको और कंप्लीट कर दूँ ताकि आपको वो चीज़ें बार बार रिमेंबर रहें, बार बार चीज़ें याद रहें, ताकि भूले ना, इस वजह से। तो जो नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। तब से लेकर आज तक जो भारत की कुल जनगणनाएँ हो चुकी है कुल कितनी? 15। यानी जो अभी जो भारत की जनगणना हुई 2011 के अनुसार वो है कौन सी जनगणना? वो है 15वीं जनगणना। ठीक है बच्चों, थोड़ा और देख लेते हैं। अब तक भारत की कुल 15वीं जनगणना संपन्न हो चुकी है। इन जनगणनाओं में वर्ष 1911 से लेकर 1921 तक का दशक भारत में महान जनसंख्या विभाजक रूप में जाना जाता है। यानी इस समय जनसंख्या का विभाजक बहुत ज़्यादा हुआ था, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे भी। और वर्ष 1971 से 81 का दशक भारत में महान जनसंख्या वृद्धि का दशक माना जाता है। या आप 71 की जगह 51 भी था, जो 51 से 81 के बीच में था वो भी था। और आप यहाँ भी देख सकते हो कहीं 71 भी लिखा होता है। महान जनसंख्या वृद्धि का दशक माना जाता है। यह वह दशक था जिसमें भारत की जनसंख्या दशक की वृद्धि सबसे अधिक रही और इसके पश्चात भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ती रही। यह था बच्चों छोटा सा जनसंख्या का इतिहास। अब हम देखते हैं अगला। जैसा कि बच्चों आपको एक डायग्राम में दिख रहा होगा, मैंने एक डायग्राम बना रखा है इसमें। वर्ष 1901 से 2011 तक जो जनसंख्या है उसको दर्शा रखा मिलियन में, यानी 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। इसमें आप देखते हैं हम, जैसे थोड़ा और जूम कर लूँ
1901 में जो हमारी जनसंख्या थी लगभग देखिए कितनी थी, 121.4। उसके बाद 1911 में देखिए फिर थोड़ा और बढ़ी, यानी जो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन 1921 में थोड़ा कम हुई। देखिए मैंने जो इसमें यहाँ पर दर्शा रखा है, इसमें थोड़ा कम होगा। उसके साथ साथ फिर 1931, 41, तो ऐसे करते करते जो हमारी जो जनसंख्या 2011 के अनुसार वो 121 करोड़। यानी आपको भी ऐसे ही इस मैप को बनाना है, इस डायग्राम को बनाना है। ठीक हो गया बच्चों। तो ये था एक जनसंख्या 1901 से 1911 के मिलियन के रूप में, यानी 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों यहाँ पर आपको एक स्लोगन दिख रहा होगा, जो 15वीं जनगणना का स्लोगन है, हमारी जनगणना हमारा बहुत से। यानी आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है 15वीं जो जनगणना थी उसका स्लोगन क्या था, तो क्या है ये, हमारी जनगणना और हमारा बहुत से। तो आप देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य। जो पहले में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य, पहला हो गया उत्तर प्रदेश 199 मिलियन, यानी 19.9 करोड़। 1 मिलियन बराबर होता है बच्चों 10 लाख। और जो दूसरा जो स्टेट है जनसंख्या में, वो महाराष्ट्र है, लगभग 11.2 करोड़ है जनसंख्या। उसके बाद बिहार हो गया 104 मिलियन, यानी 10.4 करोड़। उसका पश्चिम बंगाल 9.1 करोड़। यानी भारत के जो सर्वाधिक 4 राज्य हैं जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक है, वह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। अब देखते हैं सबसे कम 4 राज्य कौन कौन से, जहां जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या वाले 4 राज्य, पहला हो गया सिक्किम। सिक्किम में 6.10 लाख जनसंख्या है। फिर मिजोरम में 10.9 लाख, अरुणाचल प्रदेश 13.8 लाख, गोवा 14.5 लाख और नागालैंड 19.7 लाख। बच्चों आपको इन आंकड़ों को किसी भी हालत में याद करना, किसी भी हालत में आपको रटना है, क्योंकि यहाँ से बहुत चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आपने इसको एक ही बार पढ़ के छोड़ दिया तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। आपको अधिक की जगह कम बालक दर्शा दोगे, कम की जगह अधिक की अर्थित दर्शा दोगे, या साक्षरता की जगह लिंगानुपात दर्शा दोगे। कई चीज़ें आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन कर सकते हैं। इसलिए आपको इस टॉपिक को 2 या 3-4 बार कम से कम पढ़ना है। अपने एक अच्छे नोट्स बनाना है, लगातार रिवीजन करना है, तभी आपको चीज़ें हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है साक्षरता, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। साक्षरता किसी क्षेत्र की किसी एक भाषा को पढ़ने या लिखने की क्षमता के आधार पर ही तैयार की जाती है। यानी किसी एक भाषा को पढ़ने या लिखने की क्षमता के आधार पर ही साक्षरता को तैयार किया जाता है। भारत में साक्षरता निर्धारित करने का जो मान है कि न्यूनतम 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति यदि किसी एक भाषा को पढ़ या लिख सकता है, उसे हम साक्षर मानेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक आयु का हो, वह किसी भाषा का पढ़ या लिख सकता था, उसे हम साक्षर मानेंगे। इसमें क्या पहले 1991 तक यह मापदंड 5 वर्ष तक के बालकों पर लागू होता था। यानी 1991 तक क्या था, हम सिर्फ 5 वर्ष तक के बालक या बालिकाओं को कहते थे जो पढ़ना लिखना जानते थे, उसे साक्षर करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, वह एज है 7 वर्ष। परंतु उसके बाद यह मानक 7 वर्ष निर्धारित किए गए। अब थोड़ा नीचे है, भारत में 2001 से 2011 के बीच 10 वर्षों में साक्षरता में 9.21% की वृद्धि हुई। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से पूछा जाएगा वर्ष 2001 से 11 के बीच 10 वर्षों में भारत में कुल साक्षरता में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितनी, 9.21% है। और वर्तमान में जो भारत की साक्षरता है वह है 74.04%, यानी 74.04%, जिसमें पुरुष साक्षरता है आपका 82.14% है और महिला साक्षरता है 65.46% है। बच्चों आपको यहाँ से बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है और समझना भी है और लिखना भी है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार पूछी जा सकती है। और जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये इसको आपको 1-2 बार देखने से काम नहीं बनेगा। लगातार आपको कंटिन्यू इसको पढ़ना पड़ेगा, तब चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। नहीं तो क्या हो सकता है, साक्षर की जगह लिंगानुपात, लिंगानुपात की जगह जनसंख्या, ऐसे जो हमारे स्टेट है आप क्या वहाँ पर अदला बदली कर सकती हो। इस वजह से मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको 6-7 बार जरूर पढ़िएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। अब देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य। इसमें जो पहला राज्य है केरल, यहाँ लगभग 94% क्या साक्षर है। उसके बाद मिजोरम हो गया 91.33% है। फिर गोवा हो गया
88.70% है। फिर हो गया त्रिपुरा 87.22% है। यानी भारत में जो सर्वाधिक साक्षरता वाला 4 राज्य है केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। अब सबसे कम साक्षरता वाले 4 राज्य, पहला हो गया बिहार 61.80% हो गया। उसके बाद हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका 65.38% है। उसके बाद राजस्थान 66.11% है। उसके बाद झारखंड 66.41%। यानी जो सबसे कम साक्षरता वाले राज्य 4 कौन कौन से हो गए? बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान और झारखंड है। ये था बच्चों साक्षरता। हम लगे हाथ केंद्र शासित प्रदेश भी देख लेते हैं साक्षरता वाले। जो केंद्र शासित प्रदेश है सबसे अधिक जो साक्षरता है वह है लक्षद्वीप में 91.15% है। अब मैं इनके परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। फिर हो गया दमन द्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर और नागर हवेली। ये है प्रमुख साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश। अब है लिंगानुपात। यानी लिंगानुपात पुरुषों और महिलाओं के संख्या के अनुपात को कहा जाता है। इसका मापन प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। यानी जो लिंगानुपात है वो किसमें? प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। भारत में लिंगानुपात प्रत्येक 100 पुरुषों पर 940 महिला हैं। यानी भारत में जो कुल लिंगानुपात है वो कितना है? 940। किंतु इसके आंकड़े लगातार गिरने की स्थिति में है, क्योंकि 0 से 6 वर्ष आयु के बीच लिंगानुपात 1000 में से 919 है। यानी जो लिंगानुपात है धीरे धीरे कम हो रहा है 0 से 6 वर्ष के आयु के बीच में। आप देख लीजिए 1000 में केवल 919 ही है। अब देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्य। पहला होगा केरल। केरल में जो कुल लिंगानुपात है 1000 पुरुषों में महिला यहाँ पर है 1084। और उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 1000 पुरुषों में 996 महिलाएं हैं। ऐसे आंध्र प्रदेश में 1000 में से 993। ऐसे छत्तीसगढ़ में 1000 में से 991। यानी जो लिंगानुपात में हमारे 4 स्टेट हैं अत्यधिक, वह हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है इसको भी देख लेते हैं। सबसे जो कम लिंगानुपात वाले 4 राज्य हो गया, सबसे कम है हरियाणा में 879 879। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 889। उसके बाद सिक्किम में 890। उसके बाद पंजाब में 895। ये प्रमुख सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हैं, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पंजाब। और इसी के साथ साथ हम केंद्र शासित प्रदेश के भी देख लेते हैं। सबसे जो अत्यधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं और सबसे कम यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है 7वें नंबर में दमन और दीव। और सबसे अधिक है पुडुचेरी में। सबसे अधिक पुडुचेरी में है आपका 1037। उसके बाद लक्षद्वीप में है 946। अंडमान निकोबार में 876। दिल्ली में 668। चंडीगढ़ में 818। दादर और नागर हवेली में 774। और सबसे कम जो केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात है दमन और दीव में 618। इसको आप ध्यान रखिएगा बच्चों। अब है जनसंख्या घनत्व। यानी जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर रहने वाले लोगों से है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोगों का निवास स्थान है उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक हो गया बच्चों। जैसे आप यहाँ देखिएगा जनसंख्या घनत्व को मैंने सूत्र के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश करेगी। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोगों का निवास स्थान है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसको जो निकालने का सूत्र है जनसंख्या का घनत्व बटे जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। यानी वहाँ की जो जनसंख्या कितनी है और वहाँ का कुल क्षेत्रफल कितना है, अगर उसमें हम जनसंख्या में हम क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो वहाँ की क्या जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। जैसे यहाँ नीचे देख रहे होंगे आप, घनत्व बराबर हो गया कुल जनसंख्या। जैसे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 जनसंख्या है और वहाँ का क्षेत्रफल है 100। यानी क्षेत्रफल का हमने जनसंख्या में भाग दे दिया, कुल निकला 15,000। यानी 15,000 व्यक्ति उस प्रत्येक उस 1 वर्ग किलोमीटर में क्या निवास करते हैं, इसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। जो वर्तमान है भारत का जनसंख्या घनत्व है बच्चों वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसमें हम देखते हैं सबसे अधिक घनत्व वाले राज्य कौन से हैं। जनघनत्व में सबसे अधिक जो राज्य प्रथम स्थान पर वो बिहार हो गया। बिहार में कुल है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वैसे पश्चिम बंगाल आ गया दूसरे स्थान में
1030 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर हो गया केरल 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है उत्तर प्रदेश। ये थे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले। अब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देखते हैं। इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 ही लोग वहाँ निवास करते हैं। उसके बाद मिजोरम हो गया 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जम्मू कश्मीर 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है सिक्किम 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बच्चों ऐसे हम साथ साथ थोड़ा केंद्र शासित प्रदेशों का भी देख लेते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है दिल्ली में है। कितना है? 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपको यहाँ पर इसको ध्यान रखना होगा कि दिल्ली में भारत का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है? 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में वहाँ कम से कम 3940 व्यक्तियों का क्या निवास स्थान है, लोग रहते हैं वहाँ। सेकंड स्थान पर है चंडीगढ़ 9252 व्यक्ति। फिर हो गया पौंडीचेरी 2598। ऐसे दमनदीप 2169। उसके बाद आपका है लक्षद्वीप। ये है आपके प्रमुख 4 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 5 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। और ऐसे ही सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व है वह है अंडमान निकोबार में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अंडमान निकोबार में, केवल 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट देख तो बच्चों जो हमारा आज का टॉपिक था ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आएंगी और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से अधिकांश क्वेश्चन आपके कंपटीशनों में की जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चे वहाँ उनके लिए काफ़ी लाभदायक हैं। और जो हमारे कक्षा 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और आपसे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको वर्ष 2011 की जनगणना के जितने भी आंकड़े समझाए, जितने भी आंकड़े आपको बताए, आपको उसको 2 या 3-4 बार ज़रूर पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं अच्छे, और वैसे आपको याद करना होगा जैसे मैंने नोट्स के माध्यम से आपको समझा रखा। क्योंकि बाद में क्या होगा, आपको साक्षरता की जगह घनत्व कर दोगे, घनत्व की जगह लिंगानुपात कर दोगे, इससे काफ़ी दिक्कत होती है। तो बच्चों इसमें एक चीज़ और छूट गया, जो धार्मिक समुदाय है उसके बारे में थोड़ा समझा दूं। सबसे अधिक लिंगानुपात जनसंख्या उनकी कहाँ पर है, वह छोटा सा एक बात देख लीजिए। धार्मिक संगठन, इसमें कुल जनसंख्या का अनुपात, लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या वृद्धि। इसमें जो हिंदू है इसमें कुल जनसंख्या का अनुपात है, हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में है ये सब 79.8% है। इसमें लिंगानुपात है हिंदुओं का 339, साक्षरता है 73.3%। बच्चों ये धार्मिक समुदाय के संबंधित है, संगठन के संबंध, ठीक है। वैसे भारत का जो कुल अभी साक्षरता दर है वह 74.04% है। ये एक टॉपिक था हमारा, तो मैंने सोचा था कि इसको आपको यहाँ पर इस चीज़ें समझा दूँ ताकि आपको ये चीज़ें यहाँ पर पता चल जाए। इसकी वृद्धि दर हो गया 16.8% है। ऐसे मुस्लिम का हो गया साक्षरता दर 78.5% है। फिर 64.60% जनसंख्या वृद्धि दर। ऐसे ईसाई का देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ऐसे सिख का भी दिख रहा होगा, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ठीक है बच्चों। आप मैं इसको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आपको वैसे ये दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आप इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या यहाँ पर वीडियो रोक के आप यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो ये छूटा था ये भी क्लियर हो चुका है। तो हमारा लगभग ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आए। आशा करता हूँ कि आप ऐसे मेरे वीडियो को देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।